Hello everyone, good evening to you all. Welcome to this video. This is part third of salient features of India's constitution. आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट थ्री में कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से सैलिएंट फीचर्स पाए जाते हैं। जहाँ तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे वो था फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और आज नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज अबाउट द सेक्युलरिज्म। ये एक अपने आप में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है कि हेयर इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलरिज्म, व्हाट इज सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म क्या होता है, जिसको हम लोग धर्म निरपेक्षता बोलते हैं। जब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी देश का कोई भी अपना एक धर्म ना हो। जैसे हम बात करते हैं कभी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है बिकॉज इट हैज़ ओन ऑफिशियल स्टेट, उसका खुद का एक ऑफिशियल रिलीजन है, ठीक है। बट इन इंडिया देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। इंडिया के अंदर स्टेट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, जैसा कि ऑलरेडी मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष है, मतलब यहाँ पे सेकुलरिज्म फॉलो किया जाता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेकुलरिज्म कि आखिर सेकुलरिज्म क्या है, किस चीज़ को हम सेकुलरिज्म बोलते हैं। देखिए, जब किसी भी देश का अपना कोई रिलीजियन ना हो, जबकि सारे धर्मों को इक्वल रूप से वैल्यू दी जाती हो, मतलब किसी भी धर्म की बात करें हम लोग तो कोई भी धर्म जो है वो विशेष धर्म नहीं है, या कहूँ कि विशेष धर्म को हम लोग वैल्यू नहीं देते, उसको आमतौर पर मान्यता नहीं देते, तो ये अपने आप में सेकुलरिज्म का एक एस्पेक्ट है। संविधान के जितने भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत सारे जो प्रावधान किए गए हैं वो धर्मनिरपेक्षता को दिखाते भी हैं, सेकुलरिज्म को शो भी करते हैं। जैसे 1976 की बात करूं मैं आपसे, 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कुछ शब्द जोड़े गए थे। तो संशोधन द्वारा संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रेम्बल है, उसके अंदर सेकुलरिज्म वर्ड को जोड़ा गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सेकुलरिज्म वर्ड, धर्मनिरपेक्षता शब्द कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा या कब इसको इसमें मॉडिफाई किया गया, जोड़ा गया था? तो सेकुलरिज्म वर्ड was at the constitution in 42nd constitutional amendment 1976। 1976 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐसा किया गया था। तो जो प्रस्तावना है, हर भारतीय नागरिक, कोई भी इंडियन हो, हर इंडियन की जो आस्था है, उसका जो डेडिकेशन है, जो अपनी पूजा अर्चना करता है, उसको बिल्कुल फ्रीडम मिली है, इंडिपेंडेंस है उसके पास। वे किसी भी धर्म को माने, किसी भी ईश्वर की पूजा करे, किसी भी तरीके की पूजा अर्चना करे, उसके लिए बिल्कुल इस चीज़ की फ्रीडम है। मतलब किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने इक्वल माना जाएगा, सिंपल सी बात ये समझिए, ठीक है। उसे कानून की जो समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी, आर्टिकल 14 आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो राइट टू इक्वलिटी की बात जब हम करते हैं, यहाँ इसका सिंपल सा मीनिंग है हर व्यक्ति इक्वल है, किसी भी धर्म का हो, नो मैटर, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, चाहे वो ज्यूस हो, नो मैटर, से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो इक्वली डेजिनेशन उसको भी दिया जाएगा। धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, कोई भी एक तरीके से अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, ना ही इस पर भेदभाव किया जा सकता है आर्टिकल 15 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट थिंग ये कि हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने और उसके अनुसार पूजा पाठ करने का इक्वल राइट है भाई। आर्टिकल 25 की बात कर लो, हम लोगों ने पढ़ा भी था आर्टिकल 25 के बारे में कि 25, 26, 27 ये जो आर्टिकल्स हैं किसके बारे में है, ये रिलीजन से जुड़े हुए आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अपना कोई भी रिलीजन अपनाने का राइट है। दूसरा, वह किसी भी ईश्वर की पूजा करे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग पूजा अर्चना करने का भी उसको राइट है। हर धार्मिक समूह जो होता है, एवरी रिलीजियस कम्युनिटी, जो भी आपकी रिलीजियस कम्युनिटी है, इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार है। अगर कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी है तो रिलीजियस कम्युनिटी अपने हिसाब से वह अपने प्रकार का मतलब डिसीजन ले सकती है अपनी कम्युनिटी के लिए। ये नहीं है कि उसकी कम्युनिटी के लिए कोई और डिसीजन लेगा। अगर उसको रिलीजियस एस्पेक्ट में, धार्मिक मामलों में उसका कोई मैनेजमेंट करना है तो इस तरीके का मैनेजमेंट वह खुद कर सकती है। आर्टिकल 26 ये बात बोलता है क्लियरली, और आर्टिकल 26 में यह बात मेंशन है कि कोई भी एक धार्मिक समूह है, कोई भी एक रिलीजियस कम्युनिटी है, तो इसके किसी भी पार्ट को
अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन का उसके पास अधिकार है, उसको मैनेज करने का उसके पास अधिकार है, राइट है। दिस इज आर्टिकल 26। जबकि आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है हर किसी व्यक्ति को अपना धर्म अपनाने का राइट है। अगर पूछा जाए कि कोई व्यक्ति मुस्लिम है, ठीक है, और वो चाहता है कि किसी और धर्म को अपनाना चाहता है, या कोई हिंदू है वो किसी और धर्म को अपनाना चाहता है, क्या वह अपना सकता है? बिल्कुल, क्योंकि आर्टिकल 25 ये बात कहता है ना कि किसी भी व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने और उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का राइट है। आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 क्या बोलता है? आर्टिकल 26 कहता है कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी अपने पार्ट्स का मैनेजमेंट खुद कर सकती है। दिस इज आर्टिकल 26। 27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार से मतलब कर देने के लिए बाध्य नहीं दिया जाएगा कि नहीं तुमको टैक्स देना पड़ेगा, तुम इस रिलीजियस कम्युनिटी का प्रचार कर रहे हो तो टैक्सेशन फ्री है। कहने का मतलब कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी किसी भी धर्म विशेष का प्रचार कर रही है या एडवर्टीजमेंट कर रही है तो उस पर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं है। दिस इज आर्टिकल 27। ये आर्टिकल 27 बोलता है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? मतलब किसी भी सरकारी जो मतलब शैक्षणिक संस्थान हो, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, किसी भी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। नो रिलीजियस डिक्री विल बी पास इन एनी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। किसी भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी धार्मिक प्रकार के आदेश नहीं दिए जाएंगे, निर्देश नहीं दिए जाएंगे। ये आर्टिकल 28 कहता है। जबकि 25, 26, 27, 28 आर्टिकल 29 क्या कहता है? आर्टिकल 29 ये कहता है कि सपोज दैट कि नागरिकों के किसी भी वर्ग को मतलब नागरिकों का सिटीजन्स का कोई एक ग्रुप है, वो अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज, अपनी स्क्रिप्ट या कहूँ कि अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, इन सब को प्रोटेक्ट करने का अधिकार रखते हैं। हाँ बिल्कुल रखते हैं। आर्टिकल 29 में इस चीज़ को मेंशन किया गया है, कोई भी सिटीजन्स अपनी लैंग्वेज, अपनी डायलेक्ट, अपना कल्चर, इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए वह रख सकते हैं, मतलब प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज आर्टिकल 29। जबकि आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 कहता है कि जितने भी अल्पसंख्यक होते हैं, मतलब माइनॉरिटीज़ में जो लोग आते हैं, वो माइनॉरिटीज़ अपने पसंद के, अपने विल के अकॉर्डिंग, अपने पसंद के अकॉर्डिंग शैक्षणिक संस्थान जो होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इनकी फाउंडेशन कर सकते हैं। भाई आर्टिकल 30 के अकॉर्डिंग ये बात बिल्कुल लिखी गई है कि जो किसी भी रिलीजियस के मतलब एक रिलीजियस कम्युनिटी है, कोई अल्पसंख्यक है, कोई माइनॉरिटी है, तो अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान का फाउंडेशन कर सकता है और उसको संचालित, उसको कंडक्ट करने का भी अधिकार रखता है। दिस इज आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 ये बात बोलता है। तो ये 25 से लेकर 30 तक जितने भी आर्टिकल्स मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये आपको एक सेकुलरिज्म को प्रमोट करने या सेकुलरिज्म के बारे में एक डिस्क्राइब करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 25, 26, 27, 28, 29, 30, इवन आर्टिकल 44 भी हमें हेल्प करता है। आर्टिकल 44 भी बता दूं कैसे हेल्प करता है। आर्टिकल 44 जो कि ये बोलता है राज्य जो होगा वो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा। आर्टिकल 44, ठीक है, मतलब इक्वल सिटीजन्स को इक्वल वे में देखा जाएगा, ये राज्य कहता है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ठीक है, पंजाबी है, सिख है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आर्टिकल 44 बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो ये जितने भी आर्टिकल्स हैं, इन सब आर्टिकल्स की अपनी एक विशेषता है। एक बार दोबारा से इन सब आर्टिकल्स के बारे में जान लेते हैं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27, आर्टिकल 28, आर्टिकल 29, फिर आर्टिकल 30 की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं इस आर्टिकल की तरफ, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 मैंने आपको क्या बताया? आर्टिकल 25 आपके लिए इस बात की फ्रीडम देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। मतलब आप रिलीजियंस को, किसी भी रिलीजियंस को अपना सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग पूजा पाठ कर सकते हैं। 26 क्या कहता है? 26 कहता है कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी अपने धार्मिक मामले में किसी भी पार्ट का, किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट
खुद करने का अधिकार रखती है, मतलब ये आर्टिकल 26 बोलता है। 27 क्या कहता है कि किसी भी तरीके का कोई प्रचार किया जाता है रिलीजियस कम्युनिटी का तो उससे कोई भी टैक्स नहीं वसूला जाएगा, कर नहीं लिया जाएगा। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 ये बोलता है कि जो भी आपके मतलब सरकारी स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई रिलीजियस आदेश पास नहीं किया जाएगा। रिलीजियस आदेश पास करने का मतलब हुआ कि वहाँ पे रिलीजियस डिक्री ऑर्डर, रिलीजियस ऑर्डर या रिलीजियस डिग्री पास नहीं की जाएगी। दिस इज आर्टिकल 28। तो 25, 26, 27, 28 ये सारी चीज़ों को बताते हैं, ठीक है। जहां हमने रिलीजन्स को लेकर आर्टिकल्स पढ़े हैं वो ये आर्टिकल्स हैं 25, 26, 27, 28। 25 रिलीजन जो अपनाना है अपना सकते हैं, जिस हिसाब से पूजा पाठ करनी होती है उसकी करिए। 26 क्या कहता है कि अगर कोई रिलीजियस कम्युनिटी है तो वह उसको मैनेज करने का अधिकार रखती है। 27 अगर कोई एडवर्टीजमेंट, कोई एक विज्ञापन वगैरह किया जा रहा है, किसी भी चीज़ का प्रचार किया जा रहा है, प्रमोशन किया जा रहा है किसी रिलीजन्स का, तो उसके लिए वो टैक्स फ्री है, उस पर किसी भी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगेगा। आर्टिकल 28 क्या कहता है? किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस ऑर्डर पास नहीं होंगे, मतलब धार्मिक तरीके से कोई भी निर्देश पास नहीं होगा। ये 25 से लेकर 28 तक के आर्टिकल हो गए। जबकि आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 क्या बताता है? देखिए आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 क्या बोलते हैं, ये माइनॉरिटीज़ के बारे में कि जब कोई मतलब जैसे सपोज पहले ये आर्टिकल 29 की बात कर लो, कोई भी नागरिक है, नागरिकों का कोई ग्रुप है, तो वो अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज, अपनी डायलेक्ट या अपना कल्चर, इन सबको प्रोटेक्ट करने का अधिकार रखते हैं। आर्टिकल 30 बोलता है कि जो माइनॉरिटीज़ में लोग हैं वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की फाउंडेशन कर सकते हैं और उसको संचालित, उसको कंडक्ट करने का भी अधिकार रखते हैं। तो ये जो आर्टिकल्स हैं इनसे हमको एक सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि हाँ, इंडिया के अंदर इंडिया का अपना कोई रिलीजन नहीं है। एक लाइन बाकायदा लिखी हुई है कि स्टेट हैज़ नो ऑफिशियल रिलीजन, मतलब राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, ये बात लिखी हुई है। तो धर्मनिरपेक्षता जिसको हम बोलते हैं, जैसे आप देखो अगर आप पश्चिमी अवधारणा पे चले जाओ या कहूँ कि वेस्टर्न जो तुम्हारी कॉन्सेप्शंस हैं उन पे चले जाओ, मतलब जिसको चर्च को जो फॉलो करते हैं या कोई राजनीति के बीच में वो अलगाव रखती है, वहाँ पे राजनीति में एक अलगाव, एक अलग ही चीज़ देखने को मिलती है। जैसे अभी आप देखो फ्रांस वाला मामला था, है ना, फ्रांस वाले मामले में सारी मुस्लिम कम्युनिटीज़ फ्रांस के अगेंस्ट चली गई थी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। धर्मनिरपेक्षता जो है या कहूँ जो सेकुलरिज्म है, ये एक नकारात्मक अवधारणा भारतीय परिवेश में लागू नहीं हो सकती। मतलब आप किसी भी तरीके की रिलीजियन बेस्ड नेगेटिविटी नहीं ला सकते इसमें। तो ये अपने आप में एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर बहुत अच्छा प्रोटेक्टर की तरह काम कर रहा है कि किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं आएगी रिलीजियंस के बेसिस पर, क्योंकि ये समाज जो है बहुधर्मवादी हो गया ना, मल्टी रिलीजन बेस्ड आपकी सोसाइटी हो गई। इसलिए इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सभी धर्मों को, जितने भी रिलीजन्स हैं, उनको धर्मनिरपेक्षता का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट समझाया गया कि धर्मनिरपेक्षता होना, सेकुलरिज्म होना एक पॉजिटिव एस्पेक्ट रखता है। इसके अलावा संविधान में जो विधायिका है, लेजिस्लेचर है, धर्म के आधार पर कुर्सी का आरक्षण देने वाले पुराने धर्म आधारित जितने भी प्रतिनिधित्व थे उसको समाप्त हो गया है। मतलब अब रिलीजन के बेसिस पर कोई भी पॉलिटिक्स नहीं होती। मतलब एक तरीके से कहूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीट पहले रिलीजन के बेसिस पर भी मिलती थी, अब उस पर कोई आरक्षण नहीं है, धर्म के आधार पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है जो पहले था कभी। तो हालांकि संविधान जो है वो माइनॉरिटीज़ को और ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, एससी को और एसटी को रिप्रेजेंटेटिव्स देने के लिए या उनको एक तरीके से का रिजर्वेशन देने के लिए एक अस्थायी रिजर्वेशन, नॉट परमानेंट, इसको टेम्पोरल रिजर्वेशन कहा जाएगा, मतलब ये बोला हो जाएगा रिजर्वेशन। तो इसके लिए तो वह प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेट करता है कि माइनॉरिटीज़, एससी और एसटी, इन सारे कम्युनिटीज़ के लिए आप मतलब भारत का संविधान एक रिजर्वेशन प्रोवाइड कराता है। इनको एक तरीके से सेफगार्ड के तरीके से है, ताकि कहीं ऐसा ना हो अनुसूचित जाति या जनजाति जो हैं, एससी और एसटी जो हैं, वो कहीं बैकवर्ड में ही ना चली जाएं।
तो इनको इक्वल लेवल पर लाने के लिए रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है। तो ये सारी चीज़ें थी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में, एक सेकुलर कंट्री के बारे में। बिसाइड दिस, ये एक सैलेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इसके अलावा जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ जो सैलेंट फीचर है, वो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज को बोला जाए सार्वभौम वयस्क मत अधिकार, वोट देने का अधिकार। ये अपने आप में जो राइट है, ये राइट किस बेसिस पर है, किस तरीके का है? मतलब भारतीय संविधान के अंदर, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, जो लोकसभा है मतलब लोअर हाउस है, इसके चुनाव के जो आधार हैं, जो इसका मेन बेसिस है, वो यूएएफ है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। हर किसी लोकसभा के चुनाव में, हर किसी विधानसभा के चुनाव में, राज्य के विधानसभा के चुनाव में व्यक्ति का जो मताधिकार होता है, जो वोटिंग राइट्स होता है, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पर होता है। सिंपल सा इसका मीनिंग होता है कि अ पर्सन ऑफ 18 और अबव हैज़ राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एज, कास्ट, कलर, सेक्स एट्सेट्रा। इन सब के बेसिस पर कोई भी उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। तो हर वह व्यक्ति जिसकी एज एटलीस्ट 11 है, उसे रिलीजियस, कास्ट बेस्ड, जेंडर बेस्ड, लिटरेसी बेस्ड या किसी प्रॉपर्टी बेस्ड कोई भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। उसके आधार पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो यही एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की डेफिनेशन हुई कि ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहलाएगी। सेकेंड और ख़ास बात ये कि इसके द्वारा मतदान करने की उम्र 21 से घटाकर 18 लाई गई थी। पहले एज जो थी वो 21 थी, उसको हटाकर 18 किया गया। मतलब जो 21 एज थी पहले वोटिंग की, वो 18 कर दी गई। देश एक बहुत बड़ा देश है, जनसंख्या, हाई लेवल पर पॉवर्टी का होना, सोशल इनइक्वालिटी का पाए जाना, इलिटरेसी का पाए जाना, इन सारी चीज़ों को देखकर संविधान को बनाने वाले लोगों ने कहा कि यूएएफ होना चाहिए, वरना एक बहुत बड़े प्रोपोर्शन में काफ़ी सारे लोग इस पॉलिटिकल राइट से वंचित रह जाएंगे। दे विल बी डेप्राइव्ड ऑफ सच पॉलिटिकल राइट्स इफ यूएएफ इज नॉट लॉन्च। अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को लागू नहीं किया गया तो समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग छूट जाएगा, उसको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल पाएंगे। इस वजह से जो एज थी उसको कम किया गया और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी को लागू किया गया था। तो जो वयस्क मताधिकार है, जिसको हम लोग एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं, ये लोकतंत्र को बढ़ावा देती है, ये डेमोक्रेसी को प्रमोट करने का काम करती है एक तरीके से कि यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो प्रमोट हो रही है, ऐसा कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। समानता के सिद्धांत को लागू करती है, इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स को लाती है, अल्पसंख्यक पीपल्स जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं उनके हितों की रक्षा करती है, कमज़ोर वर्ग, वीकर सेक्शन, उस सबको एक नई एस्पिरेशंस, नए एक तरीके की अपॉर्चुनिटी लाने का काम करती है। तो ये है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो लोगों के लिए एक समान पॉलिटिकल राइट लेकर आती है, जहाँ पर जनसंख्या का एक बहुत बड़ा पार्ट हमारे इस इलेक्शन प्रोसीजर में शामिल होता है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि सिंगल सिटीजनशिप, जिसको मोनो सिटीजनशिप भी कहा जा सकता है, मोनो सिटीजनशिप। हम अमेरिका की तरह नहीं है। हमने उस दिन भी आपको बताया कि हमारे यहाँ पे सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब एकहरी नागरिकता है। जब आप अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका के अंदर क्या होता है, जब आप वहाँ जाएंगे आपको देश की नागरिकता मतलब कंट्री की सिटीजनशिप अलग से, और जिस स्टेट में आप रहेंगे वहाँ की सिटीजनशिप अलग से लेनी पड़ती है। लेकिन इंडिया के अंदर सिंगल सिटीजनशिप फॉर एवरीवन। तो यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल है, हम लोग फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रखते हैं, दो लक्षण भी हैं जैसे हमने बताया, एक तरफ एकल, एक तरफ संघीय नज़र आता है, एक तरफ दिखता है कि फेडरल है, एक तरफ लगता है नॉन फेडरल है। तो मैंने आपको एक वर्ड दिया था क्वासी फेडरल। तो इस तरीके का इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरी ओर अमेरिका के देशों में, अमेरिका जैसे देशों में हर व्यक्ति के पास न केवल एक कंट्री की सिटीजनशिप होती है, जबकि उस स्टेट की भी होती है जहाँ पे वो रहता है। इसलिए वह अधिकार मतलब एक तरीके से अधिकारों के दो समूहों का लाभ उठाता है वहाँ पे।
मतलब दो समूहों का लाभ उठाता है। मतलब राइट्स एक साइड तो है नेशनल लेवल के जो राइट्स होते हैं मिलते हैं उसको, एक साइड जो स्टेट लेवल के जो राइट्स होते हैं उन सब का भी वह फ़ायदा उठाता है। तो पहला राष्ट्रीय सरकार नेशनल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट, दोनों साइड से। तो भारत में सभी नागरिक को, चाहे वह किसी राज्य में पैदा हुआ हो, किसी भी राज्य में रहते हों, वो संपूर्ण देश में नागरिकता, पूरी कंट्री के अंदर सिटीजनशिप पॉलिटिकल वे में इक्वल है। मतलब नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। पॉलिटिकल राइट सबको बराबर है सिटीजनशिप के मामले में, और सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, सिवाय कुछ मामले के, जैसे जनजातीय मामले ले लो जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के हैं। जम्मू कश्मीर तो अब हटा ही दो, क्योंकि उसको तो हम लोगों ने 370 हटाने के बाद एक यूटी के पार्ट में शामिल कर दिया। ठीक है, इस सब के अलावा और कहाँ की बातें करें, सभी नागरिकों के लिए देखो एक सिंगल सिटीजनशिप और समान अधिकारों के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी भारत में आप देखिए कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं जो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही इंडिग्निफाई नज़र आती हैं। जैसे आप देखिए सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, कम्युनल राउट्स हो रहे हैं। तो ये इस तरीके की कम्युनल दंगे क्यों हो रहे हैं, क्यों होते हैं ऐसे राइट्स वगैरह। इसके अलावा कोई एक वर्ग है वो संघर्ष कर रहा है, या कहूँ कोई जातिगत मामला है, एक ट्राइबल कम्युनिटी है या SC ST से कोई कम्युनिटी है, उसके बीच में वॉर चल रहा है अपने आप में। भाषाई विवाद है, लैंग्वेज के बेसिस पर विवाद है, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो भाषा को लेकर, लैंग्वेज को लेकर विवाद आया। जनजातीय मामले हैं, इन सब चीज़ों को भी देखने को मिलता है। मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे देश के अंदर कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि संविधान के जो निर्माताओं हैं, जो संविधान को बनाने वाले लोग थे, उन्होंने एक एकीकृत और संगठित भारत का निर्माण किया, एक यूनिफाई कंट्री बनाने का काम किया। जो सपना उन्होंने देखा था वह पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया। कोशिश तो उन्होंने पूरी की कि इंडिया के अंदर किसी भी तरीके की कभी भी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी ऐसा ना देखने को मिले, लेकिन इसके बावजूद भी कोई वर्ग संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, कहीं कम्युनल राइट्स चल रहे हैं, कहीं कोई ट्राइबल कम्युनिटी के बीच में वॉर चल रहा है, कहीं देखने को मिलता है कि भाषा के आधार पर विवाद हो रहा है। लेकिन इतने सारे प्रयासों के बावजूद भी, इतने सारे एफर्ट्स एंड डिवर्स के बावजूद भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहरहाल सिंगल सिटीजनशिप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है? तो अगला कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन का है, एक स्वतंत्र निकाय है, मतलब एक इंडिपेंडेंट बॉडी। किस तरीके की इंडिपेंडेंट बॉडी? जैसे भारतीय संविधान में केवल विधायिका, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव्स और लेजिस्लेचर्स, ठीक है, और सरकार, ठीक है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, ये एक तरीके से न्यायिक अंग उपलब्ध कराता है। एक तरीके का कहूँ कि एक जुडिशियल ऑर्गन आपको प्रोवाइड करता है, बल्कि ये कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे आपकी एग्जीक्यूटिव्स हो, चाहे गवर्नमेंट हो। ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी बनाता है जो इंडिपेंडेंट हैं। संविधान में भारत सरकार के, मतलब जो आप लोकतांत्रिक तंत्र की बात करते हैं, जिसको आप डेमोक्रेटिक सिस्टम बोलते हैं, इसमें काफ़ी सारे ऐसे पिलर्स हैं जिनको आप देखें तो पता चलेगा कि हाँ, इंडिपेंडेंट निकाय बहुत सारे हैं। जैसे मैं आपको कुछ चीज़ों का डिस्कस करूँ। सबसे पहले पॉइंट पर आई पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, इसके अलावा भारत का प्रेसिडेंट, ठीक है, भारत का वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के लिए स्वतंत्र तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव जारी किए जाते हैं। आपने देखा है कि चुनाव होता हो, संसद का मतलब हुआ पार्लियामेंट का, लोकसभा वगैरह का चुनाव होता है। राज्य विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव होते हैं, MLA वगैरह के। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता हो, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता हो, तो हमारे पास एक इंडिपेंडेंट बॉडी है इलेक्शंस कराने के लिए। तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई तो गई है ना, तो जिसको हम बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया के अंदर स्वतंत्र निकाय है, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स है हमारे यहाँ पे। ऐसे ही राज्य और केंद्र के खातों के, जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट,
और एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इनके जो अकाउंट्स होते हैं उनको ऑडिट करने के लिए भी इंडिया में एक कंट्रोलर होता है ना, कैग, CAG, आपने सुना होगा कैग, ठीक है, जनरल कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, जो कैग कहलाता है। इसका मेन काम एक तरीके से ये नियंत्रक और महालेखाकार है। ये सरकार के अकाउंट्स को देखता है, ठीक है, उनका एक तरीके से कहूँ अंकेक्षण किया जाता है। तो एक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी खाते होते हैं, उनके अकाउंट होते हैं, उनका भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको हम कैग बोलते हैं। ये जनता के पैसे का प्रोटेक्शन करती है, और जनता ने कितना पैसा दिया, कितना टैक्स इकट्ठा हुआ, वो सबका ऑडिट किया जाता है। तो ये ऑडिट करने वाली बॉडी है। सरकार द्वारा कितना पैसा खर्च हुआ, उस सब की ये वैधानिकता देखती है कि हाँ ये ठीक है या नहीं है, उचित है या नहीं है, इस पर ये कमेंट करती है। तो ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिया के अंदर काफ़ी सारी इंडिपेंडेंट बॉडी हैं। ऐसे ही आप UPSC को ले लो, संघ लोक सेवा आयोग, जिसके बारे में आप लोग तैयारी कर रहे हैं, UPSC। इसके अलावा जितनी भी अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, मतलब आप देखिए कि ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी मतलब बड़ी बड़ी सेवाएं हैं, ठीक है, उच्च स्तरीय जितनी केंद्रीय सेवाएं सेंट्रल लेवल पर, उन सब के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन UPSC करता है ना। ये एक अनुशासनात्मक तरीकों को अपनाता है ना, मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। ये जो होता है UPSC, जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं और इनमें किस तरीके का एक डिसिप्लिनरी चीज़ें होनी चाहिए, इस सब की सजेशंस देता है राष्ट्रपति को। तो ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ऐसे ही राज्य लोक सेवा आयोग होता है, जैसे आप कहते हैं UP का है तो UPPSC। तो स्टेट लेवल पर पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं। तो स्टेट लेवल के जो पब्लिक सर्विस कमीशंस होते हैं, जिसका काम होता है हर राज्य में जितनी भी मतलब भर्ती होती है, रिक्रूटमेंट्स होती हैं राज्य की सेवा के लिए, उन सब का आयोजन करती है, उन सबको ये रिक्रूटमेंट निकालती है। अंशात्मक तरीके क्या अप्लाई होने चाहिए, वो राज्यपाल को रिपोर्ट करेगा। वो सेंट्रल लेवल का था तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा, स्टेट लेवल का है तो गवर्नर को रिपोर्ट करेगा। तो ये सारे जितने भी प्रावधान, जितने भी प्रपोजल्स हैं, एक तरीके से बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं। जैसे UPSC का कोई मेंबर होता है, क्यों लोग UPSC चुनते हैं, उसके पीछे रीजन, लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि आपके टेन्योर की सिक्योरिटी है, कार्यकाल की सुरक्षा है, निर्धारित सेवा शर्तें होती हैं, और इसका जो भारत की जो संचित निधि होती है, ठीक है, उस पर इसका मतलब भार वहाँ पे पड़ता है, संचित निधि पर, मतलब जितना भी पैसा इकट्ठा होता है। तो ये सारी चीज़ें हमको बहुत सारे मतलब ये आइडियाज़ देती हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर इस कॉन्स्टिट्यूशन में एक नहीं बहुत फीचर्स हैं। मैं आपसे लगभग 14 फीचर्स के करीब डिस्कस कर सका। और देखिए, और चलिए एक दो और डिस्कस करता हूँ मैं आपसे। 15th नंबर का फीचर, आपातकालीन, इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी का प्रोविजंस, देखिए इमरजेंसी का प्रोविजंस के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जान लीजिएगा। इमरजेंसी का प्रोविजंस का मतलब वो आपातकाल की स्थिति में जो प्रभावशाली तरीका चाहिए होता है। देखो, जब इमरजेंसी आती है तो हमें बड़ा ही इफेक्टिव तरीका चाहिए होता है और बहुत क्विक तरीका चाहिए होता है। तो इफेक्टिव तरीके से चीज़ों को निपटने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति के लिए बहुत ही बृहद राइट हैं, बहुत ही वास्ट लेवल पर राइट्स हैं। आपातकालीन इमरजेंसी लेवल के जितने भी प्रावधान होते हैं, उनकी व्यवस्था प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग की जाती है। तो इन प्रावधानों को संविधान में शामिल करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इन सारी चीज़ों को ऐड करने के लिए का उद्देश्य क्या है? देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, इमरजेंसी ऐसी ही नहीं लगाई गई, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये, जैसे कि मैं कहूँ आपसे कि देश की संप्रभुता होना चाहिए, तो कंट्री की सॉवरेनिटी भी तो देखी जाएगी। कंट्री की सॉवरेनिटी मेंटेन रहनी चाहिए हर हालात के अंदर। दूसरा, यूनिटी मेंटेन रहनी चाहिए, ठीक है, यूनिटी मेंटेन रहनी चाहिए। सुरक्षा, सिक्योरिटी, संविधान, देश, ये लोकतांत्रिक ढांचा, डेमोक्रेसी, ये सब मेंटेन रहनी चाहिए। इसलिए इमरजेंसी जैसे प्रोविजंस लाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। संविधान में 3 तरीके से इमरजेंसी लगती है। चलो मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं कि इमरजेंसी देश के अंदर कितने तरीके से लगती है। इमरजेंसी, इंदिरा गांधी का दौर, हाँ भाई, इमरजेंसी एक होती है बेटा नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, जिसको राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं। सेकंड होती है आपकी प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, मतलब राज्य में आपातकाल लगता है, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। तीसरा होता है एक इकोनॉमिक फाइनेंशियल लेवल पर,
फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, तीन तरीके से बनती है, मतलब वित्तीय लेवल पर और तुम्हारा नेशनल इमरजेंसी और सेकंड होती है प्रेसिडेंट रूल। अब देखो तीनों में क्या क्या अंतर हैं और किस तरीके की इमरजेंसी हैं, तीनों अपने आप में डिफरेंट क्यों हैं। पहली बात समझिए, फर्स्ट लेवल पर नेशनल इमरजेंसी। देखो जब कोई वॉर, कोई अटैक हो जाए या कहूँ किसी भी तरीके का एक मिलिट्री जैसा कोई विद्रोह हो जाए, अगर देश के अंदर राष्ट्रीय अशांति पैदा हो जाए, नेशनल लेवल पर जो पीस है वो मेंटेन करना पॉसिबल ना हो, तब जाके लगाई जाती है नेशनल इमरजेंसी। कौन से आर्टिकल के थ्रू नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है? आर्टिकल 352। आर्टिकल 350 के थ्रू नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। अब आता है कि राष्ट्रपति शासन। देखो राष्ट्रपति शासन क्या होता है? राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है जब राज्यों में कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फेल हो जाए या कहूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम फेल हो जाए, तो ऐसी स्थिति में केंद्र के निर्देशों पर या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के बेसिस पर मतलब जब वो ऐसा पता चले कि हाँ कोई भी राज्य कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से राज्य चलाने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ठीक है। या मतलब एक तरीके से कहूँ कि राज्य में संवैधानिक निकाय फेल हो जाए, आपका संवैधानिक तंत्र, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फेल हो जाए, ऐसी फेलियर की स्थिति में आर्टिकल 356 या फिर केंद्र के निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता हो। ये तो मैं आपको जब बता रहा हूँ जब कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम नहीं चल पा रहा है स्टेट के अंदर तब। लेकिन तीसरी बात और निकल के आती है, जब कोई भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट का या कहूँ केंद्र का अनुपालन ना कर पाए तो आर्टिकल चेंज हो जाता है, तो आर्टिकल 365 हो जाता है, तब आर्टिकल 365 लगता है। होता प्रेसिडेंट रूल है, आर्टिकल अलग है। मतलब प्रेसिडेंट रूल में दो तरीके की सिचुएशन, एक है कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम का फेलियर होना, दूसरा है कि केंद्र सरकार या कहूँ यूनियन गवर्नमेंट से स्टेट का अनुपालन ना कर पाए, कोई स्टेट उसको फॉलो ना कर पाए, उसके गाइडलाइंस उसके रूल्स को ना माने, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 365। फिर बात की जाती है फाइनेंशियल कब लगता है, मतलब एक तरीके से वित्तीय आपातकाल क्या होता है। तो जब भारत की वित्तीय स्थिति, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है, बहुत संकट में हो, बहुत ज़्यादा क्राइसिस में हो, तो आर्टिकल 360 लगा दिया जाता है। आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग आपातकाल लग जाता है। अभी तक फाइनेंशियल वाला लगा नहीं है, बहरहाल इस तरीके से इमरजेंसी लगती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स कि इमरजेंसी तीन तरीके की होती है, नेशनल इमरजेंसी होती है, प्रेसिडेंट रूल होता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग, जब देश के अंदर ऐसा हो कोई सशस्त्र विद्रोह हो गया हो, मिलिट्री जैसी सिचुएशंस आ गई हो, या कोई वॉर हो गया हो, कोई आक्रमण हो गया हो किसी भी देश का, देश के अंदर मेंटेन करना, पीस को मेंटेन करना टिपिकल हो, नेशनल इमरजेंसी लगती है 352। फिर 356 में प्रेसिडेंट रूल कब होता है? जब कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को नहीं चला पाता, कॉन्स्टिट्यूशनल वे फेलियर हो जाता है, तब 356। और राज्य से उसके मतलब अनुपालन नहीं हो पाता है स्टेट का, तो ऐसे में 365 लगता है। मतलब इसका ये लास्ट की 2 डिजिट आप रिवर्स कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ 2 चीज़ें रिवर्स हो रही हैं। 360 कब लगता है? जब फाइनेंशियल सिस्टम फेलियर हो जाता है, क्राइसिस आ जाते हैं, तब। इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इससे संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा, देश का स्ट्रक्चर, इसका मतलब एक तरीके से एकात्मक हो जाता है जब इमरजेंसी की सिचुएशन आती है। आप देखिए कि वैसे तो हम लोग कहते हैं कि नहीं एकात्मकता नहीं है, नहीं जी, फेडरल है, वो फेडरल है। तो जब देखिए कि जब इमरजेंसी जैसी सिचुएशन आती है तो अपने आप उल्टा हो जाता है सब कुछ, मतलब सब कुछ सेंटर की तरफ चला जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि वो एकात्मक हो जाता है। पॉलिटिकल सिस्टम मतलब संघ का ऐसी परिस्थितियों में एकात्मक हो जाता है इमरजेंसी वाली सिचुएशन में, आपातकाल के दौरान। तो परिवर्तित होना भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता है, एक यूनिक स्पेशलिटी पाई जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि इमरजेंसी सिचुएशन जब कभी आती हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक स्ट्रक्चर है या संविधान का एक जो एक विशेषता है वो अपने आप में ही अलग है। मतलब परिस्थितियाँ चेंज होने के साथ साथ भी पॉलिटिकल सिस्टम ही चेंज हो जाता है इमरजेंसी आने पर। ओके,
ये एक हमारा फीचर पता चला कि हाँ ये सैलेंट फीचर्स है। आज मैं आपसे लास्ट सैलेंट फीचर भी डिस्कस कर लूँ। लास्ट सैलेंट फीचर क्या है 16 नंबर में। ये सैलेंट फीचर ये है कि देश में त्रिस्तरीय सरकार है। त्रिस्तरीय सरकार को बोले कि हमारे यहाँ पर 3 लेवल की सरकार है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। ये 3 लेवल की सरकार कौन कौन सी है? 2 तो सुनिए भाई। तो मैं आपको बताऊं, मूल रूप से आपका मतलब जो एक संघीय संविधान है, जो आपका यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें भारतीय संविधान में 2 स्तरीय राज व्यवस्था की बात की जाती है। मतलब सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन बाद में 1992 में जब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, तो वहाँ पर थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट का भी कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसको स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नमेंट भी बोलते हैं। मतलब आज के टाइम में जो पंचायती राज, नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटीज जो आप देखते हैं, ये अपने आप में थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट का पार्ट है। संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, 9वें भाग और नई अनुसूची। तो देखिए पार्ट 9 और शेड्यूल 11 एक नई चीज जोड़ी गई। कब? 1992 में। क्या हुआ कि 1992 में जब 73rd नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, तो उसके माध्यम से पंचायतें आई, पंचायती राज आया एक तरीके से। फिर एक नया भाग जुड़ गया, पार्ट 9 जोड़ दिया गया। इसी तरीके से फिर 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें 9A पार्ट को भी जोड़ दिया गया और 12वीं सूची को भी जोड़ दिया गया। मतलब नगर पालिकाएं, म्यूनिसिपैलिटी जोड़ दी गई। तो सबसे पहले पंचायती राज आया, उसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज भी आई। तो ये जो पार्ट है एक तरीके से वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन और ये 74 कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरीके से लोकल कॉन्सेप्ट का भी मतलब लोकल गवर्नमेंट का भी कॉन्सेप्ट आया। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर हर व्यक्ति तक सरकार की अप्रोच हो। स्टेट कभी कभी क्या होता है, बहुत बड़े बड़े स्टेट होते हैं और सरकार की पॉलिसीज या सरकार की अप्रोच जो होती हैं वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती। तो ये बलवंत राय मेहता समिति वगैरह ये सारी मैं आपको पढ़ाऊंगा जब पंचायती राज पढ़ाऊंगा। तो उस टाइम ये डिस्कस किया गया था, जबकि सबसे पहले, ये तो बाद में आया है सब, जो पार्ट 9 वगैरह जोड़ा गया है, इससे पहले जयपुर के एक गांव में ये चीज़ आ चुकी थी, पंचायती राज आ चुका था, है ना। तो पंचायती राज या कहूँ म्यूनिसिपल कमेटीज़ जो हैं, ये म्यूनिसिपल कमेटीज़ वगैरह ये सब अपने आप में लोकल गवर्नमेंट का पार्ट है। हमारे देश के अंदर त्रिस्तरीय सरकार होती है, 3 लेवल वाली सरकार होती है, यूनियन लेवल पर, स्टेट लेवल पर, और तीसरा आपका थर्ड लेवल लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। कल हम डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे आर्टिकल्स को लेकर और उनके सब्जेक्ट्स को लेकर, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स आपको जानने जरूरी हैं। सारे आर्टिकल्स के बारे में ओवरऑल हम शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कल। तो आज आपका जो सैलेंट फीचर का पार्ट है ये ओवरऑल मैं पूरा कर रहा हूँ। कल मैं आपसे बात करूँगा आर्टिकल्स को लेकर स्पेशली और उनके सब्जेक्ट्स को लेकर। होप सो आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो स्पेशल फीचर्स हैं वो सब अच्छे से समझ में आए होंगे। कोशिश की है मैंने, शायद आपको सारी चीज़ें समझ में आए। ये एक बेसिक है, क्योंकि आगे जो चैप्टर्स आप ब्रॉड लेवल पर पढ़ने वाले हैं उसके लिए बेसिक का होना, रूट लेवल पर चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी होता है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये नॉलेज दूसरों तक शेयर हो। क्योंकि जब नॉलेज शेयर होती है तो आपकी नॉलेज बढ़ती भी है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मीट यू टुमारो आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक।